Hello, friends. I heartily welcome you all to the Legal Success Square. Today, we will be discussing the mains paper of the Madhya Pradesh Judicial Service. So, particularly today, we will be dealing with the one subject that is Negotiable Instrument Act. So, Negotiable Instrument Act के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं और कितनी बार भी रिपीटेड होते हैं वो क्वेश्चंस, जैसे 138, 145. वाई आई एम सेइंग नाउ वी विल डिस्कस द आंसर राइटिंग एंड एवरीथिंग एंड आई विल लेट यू नो द केस लॉज इवन. सो बने रहिए इस वीडियो में. अगर ये लेंदी जाएगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी बना सकती हूँ. तो चलिए आइए 2011 पेपर से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. तो पहला क्वेश्चन है 2011 का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस में आया है. वेदर द मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट फाइल्ड अलॉन्ग विद द कंप्लेंट, और इज इट नेसेसरी टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 200 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ केस लॉज. ओके, तो 2011 में आप क्या लिख सकते हो? पहले आप बता सकते हो सेक्शन 145 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, जो कि ऐड हुआ है किसके द्वारा? अमेंडिंग एक्ट 2002. मैं सिर्फ आपको की पॉइंट्स बनाऊंगी, फ्रेमिंग आपको करना है. और इसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये अलाउ करता है, ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो अलाउ करता है. 145 क्या अलाउ करता है? कंप्लेनेंट को अलाउ करता है कि वो एविडेंस दे सकता है एफिडेविट में. फिर हम लोग को इसका सेक्शन, पहले ये लाइन बताने के बाद फिर सेक्शन 145 सबसेक्शन 1 को डिस्कस करना है, जो कि क्या बोलता है कि एविडेंस ऑन एफिडेविट, बाकी एक्सेप्शंस को देखते हुए हम लोग रीड कर सकते हैं उसको एविडेंस में कोई भी इंक्वायरी, ट्रायल या कोई भी प्रोसीडिंग्स में पर्टिकुलर सेट कोड में. तो ये हो गया. और यहाँ पे जो हम लोग का जो ओपिनियन है, मतलब जैसे कि केस लॉज में जो भी ओपिनियन दिए जाते हैं, जैसे कि एक फेमस केस है, ये आपको कोट करना पड़ेगा. आप लिख लीजिए, राजकुमार सिंघानिया वर्सेस अशोक कुमार जैन. 2012 का ही केस है. ये जो है आपको ये केस लॉज लिखने पड़ेंगे. छत्तीसगढ़ का केस है, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने बताया, जिसमें इसमें क्या बोला गया है कि जो एग्जामिनेशन है कंप्लेनेंट का और विटनेस का, जो भी ओथ में लिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, वो क्या है? मैंडेटरी है. जब कॉग्निजेंस लेते हैं या जब इशू करते हैं प्रोसेस अक्यूज्ड को, तो ये आपको ध्यान रखना है. इसके बाद है ना, आप एक और केस लॉज लिख सकते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसमें केस लॉज के सहायता से ही आपको आंसर लिखना पड़ेगा. रमेश चंद पटारिया वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर्स. ये 2011 का केस है. तो इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी इंक्वायरी के लिए अगर कॉग्निजेंस लेना हो तो कोर्ट जो है वो एविडेंस ले सकता है. किसके द्वारा? एफिडेविट के द्वारा एविडेंस ले सकता है, क्योंकि जो सेक्शन 145 है वो प्रोवाइड करता है क्या? वो प्रोसीजर प्रोवाइड करता है जो कि कॉन्ट्रेरी है किससे? टू CRPC. तो जो हाई कोर्ट है उसने ये भी बोला है कि सेक्शन 145 जो है NI एक्ट का, वो ओवरराइड करता है मैंडेटरी प्रोविजंस. किसका ओवरराइड करता है? मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 200 ऑफ CRPC. तो ये आपको ध्यान रखना है. और इसके अलावा एक दो केस लॉज आपको और लिखना पड़ेगा, जो कि दूसरा व्यूज़ है बताए गए हैं. दो डिफरेंट व्यूज़ बताए गए हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा, और वो दो डिफरेंट व्यूज़ आपको मिलेंगे इस केस लॉज में. सो काइंडली नोटेड डाउन. पहला हो गया आपका ये बंशीलाल वर्सेस अब्दुल मनार. ये वाला केस लॉज है, ये आपको लिखना पड़ेगा. और फिर इसके बाद आपको ये भी बताना पड़ेगा, अमिता गैस
सर्विसेज ग्वालियर एंड अनदर वर्सेस रामन गुप्ता एंड एक्सेट्रा। ये भी मध्य प्रदेश का केस है। इसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हो यही बोलकर कि स्टेटमेंट जो है ऑन एफिडेविट वो एडमिसिबल है और उसको हम लोग कंसिडर्ड भी कर सकते हैं एज एग्जामिनेशन इन चीफ। बोल सकते हैं कि एडमिसिबल है और हम लोग उसको कंसिडर्ड भी कर सकते हैं इन एग्जामिनेशन इन चीफ। और ये एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा ही बोला गया है, एपेक्स कोर्ट के द्वारा आई मीन। सो कौन से केस में बोला गया है? मांडवी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस निमेश बी ठाकुर 2011 का केस है, एपेक्स कोर्ट ने बोला है। तो ये दो व्यूज़ पहले हम लोग बता देंगे, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो बोले हैं इस दो केस लॉज में, फिर हम लोग अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हैं इसके द्वारा ये लिख करके। तो चलिए फिर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2012 का है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रेमेडी अवेलेबल टू अ होल्डर ऑफ अ चेक ऑन इट्स डिसऑनर, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर अवेलिंग सच रेमेडी। सी पीपल, ये जस्ट हम रिवीजन करवा रहे हैं आपको और कुछ पॉइंटर्स बता रहे हैं जो कि मेंस में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हम ऐसे प्रिज्यूम करेंगे आप पढ़ कर आए हैं, तो ये आपके लिए तभी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो यहाँ पे जो रेमेडी बताया जा रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि वही इसमें बताएंगे कि अगर डिसऑनर हो जाता है चेक तो होल्डर ऑफ अ चेक के पास दो रेमेडीज़ हैं। वो पहला दो रेमेडीज़ जो है वो क्या क्या है? पहला है कि वो सिविल सूट फाइल कर सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट विच हैज़ बिन शोन इन द चेक और अ कंप्लेंट द ऑफेंस विच हैज़ बिन पनिशेबल अंडर सेक्शन 138 ऑफ द NI एक्ट। और वो क्या कर सकता है? वो ऑप्ट कर सकता है, कोई भी एक कोर्स या प्रोसीड कर सकता है साइमल्टेनियसली ये दो रेमेडीज़ लेने से पहले। कंप्लेंट द ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 138। चलिए अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन बोल रहे हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर अवेलिंग सच रेमेडीज़। तो इसके लिए जो है आपको मिलेगा वो 138 ऑफ NI एक्ट में ही मिलेगा रेमेडीज़, और जो कंपोनेंट्स है ऑफेंसेस के वो आपको बताना पड़ेगा। फिर जो वो ऑफेंस है वो कैसे कंप्लीट होता है ये आपको बताना पड़ेगा ये, और वो कंप्लीट किस किस के द्वारा कैसे होता है वो आपको पता ही है कि चेक प्रेजेंट करता है पेई या होल्डर इन ड्यू कोर्स टू द बैंक, क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस है, कोई भी नोटिस जो है वो लिखा होना चाहिए और ड्रॉवर को देना चाहिए विद इन 30 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, जैसे इन्फॉर्मेशन मिला पेई के द्वारा फ्रॉम द बैंक रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ द चेक अनपेड डिमांडिंग पेमेंट ऑफ द चेक। और ये जो 15 days का क्लॉज है वो भी आपको मेंशन करना है। तो ये याद रखिएगा कि जो भी ड्रॉवर ऑफ द चेक है अगर वो फेल हो जाता है, पेमेंट नहीं करता है पेई को या होल्डर इन ड्यू कोर्स को जिसको मिलना चाहिए, तो वो कवर्ड हो सकता है चेक के द्वारा 15 दिन के अंदर अंदर जैसे ही नोटिस मिलता है। और ये आपको लिखना है। इसके बाद आपको बता देना है कि जो फर्दर जो होल्डर ऑफ द चेक है वो फाइल कर सकता है कंप्लेंट राइटिंग में, वही 138 जो मैंने बोला बिफोर। कहाँ पे कर सकता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ पे कर सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट दैट टू ऑफ फर्स्ट क्लास, जिसके पास जुरिस्डिक्शन है कि वो ट्राई कर सकता है ऑफेंस, और वो करना चाहिए कंप्लेन होना चाहिए विद इन 1 month होना चाहिए ऑफ द सेड ऑफेंस। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये करते करते फिर 15 days का क्लॉज लिखना है। तो ये सारे आंसर्स इसमें आ गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस अपने करते हैं 2013 का। हु कैन फाइल कंप्लेंट फॉर द ऑफेंस under section 138 of the act and what are the facts which are required to prove for the establishing the offense। सी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको बार बार सेम पॉइंटर्स लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स है डिसऑनर्ड चेक का वो फाइल कर सकता है कंप्लेंट अगर ऑफेंस हुआ है 138 ऑफ द एक्ट। और जो पावर ऑफ द अटॉर्नी है होल्डर ऑफ द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक वो भी फाइल कर सकता है कंप्लेंट। तो ये भी आप लिख सकते हो। तो जो कंप्लेंट है उसको क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा फॉर इस्टेब्लिशिंग द ऑफेंस। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि जो चेक है वो ड्रॉन हुआ है
किसके द्वारा? बाय द अक्यूज्ड, ड्रॉन बाय द अक्यूज्ड, ये बताना पड़ेगा। और जो है और ऑन एन अकाउंट मेंटेन बाय हिम विद द बैंकर, ये और पेमेंट के बारे में बताना पड़ेगा। फिर डिस्चार्ज के बारे में बताना पड़ेगा कि जितने भी डेप्ट और लाइबिलिटी है वो सारे लीगली इन्फोर्सेबल है अंडर लॉ, और वो लॉफुल डेप्ट और लॉफुल लाइबिलिटी होना चाहिए। फिर आपको बताना पड़ेगा कि जो चेक है वो प्रेजेंट किया है, पेई प्रेजेंट किया है या होल्डर इन ड्यू कोर्स प्रेजेंट किया है, किसको? बैंक को प्रेजेंट किया है। फिर वही 30 डेज़ का क्लॉज बताना पड़ेगा आपको। ये सब जितने भी पॉइंट है से बताना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन ऑर्डर टू प्रूव द कमीशन ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ऑल इंग्रेडिएंट्स मस्ट बी प्रूव्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल। ये जानना बहुत ज़रूरी है, लिखना भी बहुत ज़रूरी है कंक्लूजन में। और ये इट पे बी नोटेड कि जितने भी ऑफेंस है हम लोग उसको बोल नहीं सकते, कैन नॉट बी सेड टू बी स्टैब्लिश्ड बाय प्रूविंग सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। क्यों हम लोग ऐसे क्यों नहीं प्रूव कर सकते हैं बिना इंग्रेडिएंट्स के? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ऑफेंस जितने मतलब ऑफेंस जो है अंडर सेक्शन 138 वो कंप्लीट तभी होगा विद द कॉन्केटेनेशन ऑफ द 5 एक्ट्स मेंशन्ड अबव। जितने भी 5 एक्ट्स अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और अगर आप चाहते हो इसके पर्टिकुलरली हम बता दें, वीडियो एक बना दें इसका आंसर्स, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे या ईमेल पे मैसेज कर सकते हो। ओके, चलिए 2014 का पेपर डिस्कस करते हैं अब। 2014, तो विच कोर्ट हैज़ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन to entertain complaint of dishonor of check, explain with reference to latest law। तो हम लोग को बोलना पड़ेगा इंट्रो में कि इनिशियली देयर वर नो प्रोविजंस in the NI Act for deciding which place should have territorial jurisdiction in respect of the offence of the dishonor of the check under section 138 of the NI Act, but we have to mention the case law over here. In the case K Bhaskaran versus Sankaran वैद्यान बालन, इसमें क्या बोला कि जो ऑफेंस है अंडर सेक्शन 138 कैन बी कंप्लीटेड ओनली विद द कॉन्केटेशन ऑफ द नंबर ऑफ एक्ट्स विच आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ द सेड ऑफेंस। और जो 5 एक्ट्स है वो क्या क्या हो गए, आप पहला कर लिख लीजिएगा, ड्राइंग ऑफ अ चेक। दूसरा हो जाएगा प्रेजेंटेशन ऑफ द चेक टू द बैंक। तीसरा हो जाएगा रिटर्निंग द चेक unpaid by the drawee bank. The 4th number will be giving notice in writing. 4th number would be giving notice in writing to the drawer of the check, demanding payment of the check amount. And the 5th one will be failure of the drawer to make the payment within 15 days of the receipt of the notice. तो ये चीज़ है। और इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने हल्ड किया कि जो कंप्लेनेंट जो है वो फाइल कर सकता है कंप्लेंट इन अ प्लेस अगर 5 एक्ट्स जो है वो आया इन प्ले। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हम लोग को इसमें एक केस अगर आप चाहते हैं तो एक और लिख सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ, इट वुड बी हेल्पफुल टू यू ओनली। ये वाला केस आप लिख लीजिए। In the case of दशरथ रूप सिंह राठौड़, सुप्रीम कोर्ट का 2014 का केस है। तो ये वाला केस आप कंक्लूड कर सकते हो अपना आंसर ये लिख कर। चलिए फिर नेक्स्ट में चलते हैं, और नेक्स्ट में है 2015 का केस लॉज। Who is responsible for the offence committed by the company under section 138 of the NI Act, and explain the relevant provisions of the law. In this particular question you can write the answer कि जो है in the case under section 138 of the negotiable instrument act, जो भी ये offence अगर कंपनी के द्वारा होता है तो जो सेक्शन 141 है सबसेक्शन 1 ऑफ द NI Act
फॉलोइंग पर्सन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेड ऑफेंस. कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके द्वारा? इसके द्वारा रिस्पॉन्सिबल है एवरी पर्सन who is in charge of the company and was responsible for the conduct of the business of the company, जो भी है इन चार्ज में. और सेकंड हो जाएगा कंपनी itself. ओके तो चलिए, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रोविजो ऑफ द NI एक्ट, अगर कोई भी पर्सन लाइबल है टू पनिशमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेंट इन दिस सेक्शन, और वो प्रूव हो जाता है कि ऑफेंस कमिट हुआ है उसके नॉलेज के बिना और बिना ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज के बिना, तो यहाँ पे सेक्शन 141 तो वैसे भी प्ले कर रहा है रोल, तो इसके बारे में बताना. और सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 के बारे में भी सारे चीज़ें बताने हैं कि किसके द्वारा ऑफेंस कंपनी के द्वारा हुआ है और वो प्रूव हो चुका है कि ऑफेंस कमिट हुआ है कंसेंट और कनिवेंस के बिना, और जिनके जिनके नाम लिखे हुए वो सब. और फाइनली आप अपना जो एक्सप्लेनेशंस में बताया गया और कंपनी के डेफिनेशन वो भी आप बता दीजिएगा कि इट मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएशंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड डायरेक्टर्स इन रिलेशन टू अ फर्म मीन्स अ पार्टनर इन द फर्म. चलिए आइए अब 2016 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का. हाउ कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस कैन बी टेकन अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. Explain the powers along with the provisions as to the court within whose jurisdiction the offence under section 138 shall be inquired into and tried. वही सेम रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं. द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस जो है अंडर सेक्शन 138 ऑफ द मे बी टेकन बाय द, पता ही आपको, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑन अ कंप्लेंट इन राइटिंग, किसके द्वारा पेई या होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक देगा. और कंप्लेंट जो है वो प्रेजेंट हो सकता है बाय प्रेजेंटेड, हो सकता है किसके द्वारा, पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा भी, होल्डर ऑन बिहाफ ऑफ द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक. और जो कंप्लेंट है वो प्रेजेंट हम लोग जो कर रहे हैं MM और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो 1 मंथ में होना चाहिए जैसे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होते हैं. तो सेम वही है, एक्सप्लेन घूम फिर कर वही एक्सप्लेन करना पड़ रहा है 138 का. क्लॉज C के बारे में भी यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. और जुरिसडिक्शन इन द ऑफेंस आपको पता ही है, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हम लोग डिस्कस किए थे दशरात के बारे में, दशरात केस के बारे में जो मैंने ऊपर भी डिस्कस किया, इसके बारे में थोड़ा आपको बताना है यहाँ पे. और लीगल प्रोविजंस जो है सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 के बारे में बताना है, जो कि बताता है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, जो कि बताता है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन टू इंटरटेन कंप्लेन ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक. तो इसके बारे में भी आपको बताना है. फिर जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय ओनली बाय ए कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिसडिक्शन, जो भी है. अगर चेक डिलीवर्ड हो रहा है फॉर द कलेक्शन थ्रू एन अकाउंट द ब्रांच ऑफ द बैंक, जहाँ पे पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स एज अ केस में भी मेंटेन्स द अकाउंट इज सिचुएटेड, जहाँ पे मेंटेन करता है अकाउंट, या जहाँ पे चेक प्रेजेंट करता है फॉर द पेमेंट बाय द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट, तो जहाँ पे जो ब्रांच है ऑफ द ड्रॉई बैंक वेयर द ड्रॉयर मेंटेन्स अकाउंट इज सिचुएटेड. तो ये दो चीज़ आपको लिखना है, कहाँ पे इंक्वायर और कहाँ पे ट्राइड होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है. आगे दो चीज़ याद रखना, मेंटेन्स और ये ब्रांच वाला, तो 2 पॉइंटर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं. फिर दशरथ वाला केस तो आपको बताना ही है. चलिए आइए नेक्स्ट में चलते हैं. सेम रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में. ऐसे ही करते करते मैं सारा ईयर पेपर सॉल्व करवा दूंगी और मोस्टली आपका चांसेस है 90% 80% अगर आ जाए ईयर पेपर से तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, स्कोर अच्छे से कर पाओगे. वैसे भी कंपटीशन बहुत टफ है. डिस्कस द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड विच डिफेंस इज नॉट अलाउड इन एनी प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 138. तो वही इंग्रेडिएंट्स आपको पता ही है, वही 5 इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया. और अगर आपको प्रूव करना है वही कमीशन ऑफ द ऑफेंस, तो ये भी आपको सारा इंग्रेडिएंट्स पता होना चाहिए कि सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं. केसेस मैंने जितने बताए वो भी सफिशिएंट है. और विच डिफेंस इज़ नॉट अलाउड इन एनी प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 138, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में आपको सेक्शन 140 कोट करना है, जहाँ पे बोल रहे हैं कि ये डिफेंस नहीं है प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 कि ड्रॉयर को कोई रीज़न टू बिलीव ही नहीं था, ही हैड नो रीज़न टू बिलीव कि चेक डिसऑनर हो सकता है ऐसा. तो ये जो है ये प्रोविज़न इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है ये ज़रूर से लिखना है. ये दिस प्रोविज़न क्लियरली बार्स द डिफेंस प्ली ऑफ एब्सेंस ऑफ मेंस रिया
और द प्ली ऑफ एब्सेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ डिसऑनेस्टी, ये बार करता है ऑन द पार्ट ऑफ द, किसके पार्ट ऑफ द, ऑन द पार्ट ऑफ द अक्यूज्ड। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिफेंस अलाउड नहीं है इन एनी प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 138। तो ये चीज़ें हम लोग को ध्यान रखना है। आगे चलिए हम लोग 2018 में चलते हैं। 2018 का क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द न्यू अमेंडेड प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरिम कंपनसेशन, हाउ कैन एन ऑफेंस बी कंपाउंडेड बाय द ट्रायल कोर्ट एंड बाय अपीलेट कोर्ट। तो न्यू अमेंडेड प्रोविजंस जो है हम लोग को बताना पड़ेगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो अमेंड किया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को और इनकॉर्पोरेट किया सेक्शन 143A एंड 148 इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो कि हम लोग को क्या देता है, पावर देता है टू प्रोवाइड इंटरिम कंपनसेशन टू द कंप्लेनेंट। इंटरिम कंपनसेशन देता है किसको, कंप्लेनेंट को देता है। और जो इंसर्शन है ये नया प्रोविजंस का, वो क्या बताता है, बताता है इशू ऑफ अनड्यू डिले इन द फाइनलिटी ऑफ द चेक डिसऑनर। किसके बारे में बताता है, इशू ऑफ डिसऑनर, सॉरी इशू ऑफ अनड्यू डिले इन फाइनलिटी ऑफ चेक डिसऑनर केसेस। तो ये जो बताया गया कि ये जो अमेंडमेंट है, जो अमेंडमेंट होकर आया है वो क्या है, वो स्ट्रेंथन करेगा, बहुत मजबूत करेगा क्या, द क्रेडिबिलिटी ऑफ द चेक्स, क्रेडिबिलिटी ऑफ द चेक्स को मजबूत करेगा और हेल्प करेगा ट्रेड और कॉमर्स में इन जनरल। मोर ओवर 143A के बारे में बताना है कि ये ट्राई करता है जो भी है द कोर्ट ट्राइंग एन ऑफेंस जो भी है अंडर सेक्शन 138 ऑफ द NI एक्ट 2, क्या क्या है, फिर आपको वो पॉइंटर्स लिखने हैं वापस। और जो इंटरिम कंपनसेशन है वो एक्सीड नहीं करेगा 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक, ये भी लिखना है। इंटरिम कंपनसेशन जो है वो 60 डेज़ के अंदर अंदर देना है, ये याद रखना है। और फिर अगर फर्दर एक्सीड होगा तो 30 डेज से ज़्यादा नहीं होगा। और सफिशिएंट कॉज के बारे में बताना है, ड्रॉयर हैज़ टू शो द सफिशिएंट कॉज, इसके बारे में बताना है, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है। और ड्रॉयर ऑफ द चेक इज़ एक्विटेड, फिर जितने पॉइंटर्स है वो बताना है। फिर जो अमाउंट ऑफ द फाइन है जितने भी अंडर सेक्शन 138 और द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 357 ऑफ द CRPC, वो क्या होगा, शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट पेड और रिकवर्ड एज इंटरिम कंपनसेशन अंडर दिस सेक्शन। ये भी आपको मेंशन करते हुए चलना है कि वो रिड्यूस हो जाएगा। और जो अमेंडमेंट है जो भी आया है फिर सेक्शन 148 में, उसके बारे में बताना है कि जो अपील जो होता है ड्रॉयर के द्वारा अगेंस्ट कन्विक्शन अंडर सेक्शन 138 ऑफ द NI एक्ट, तो अपीलेट कोर्ट क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है अपीलेंट को कि भाई तुम डिपॉजिट करो वो सम जो कि मिनिमम होगा 20% ऑफ द फाइन या कंपनसेशन, जो भी ट्रायल कोर्ट ऑर्डर देगा देने के लिए। ये सब बताना है। फिर इसके अंदर भी जो 60 डेज़ का क्लॉज है वो आपको लिखना है, तो और 30 डेज़ का एक्सटेंशंस वो सब आपको लिखना है। फिर आगे अपना जो सेकंड पार्ट है इसी का, वो क्या है, हाउ कैन एन ऑफेंस बी कंपाउंडेड बाय द ट्रायल कोर्ट एंड बाय द अपीलेट कोर्ट। तो इसका आपका आंसर होगा सेक्शन 147। और 147 में आपको लिखना पड़ेगा कि ये अमेंडमेंट के द्वारा आया इन 2002 एंड ये ऑफेंस को पनिशेबल बना रहे हैं अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट, क्या, एज अ कंपाउंडेबल ऑफेंस बना रहे हैं। ओके, देन आपको लिखना पड़ेगा सेक्शन 147 जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं करता है, डज नॉट प्रिस्क्राइब, क्या नहीं प्रिस्क्राइब करता है, कोई भी स्टेज प्रिस्क्राइब नहीं करता है कि वो प्रिस्क्राइब नहीं करता है कि कौन से स्टेज में अप्रोप्रिएट है कंपाउंडिंग करने के लिए ऑफेंस, और क्या वो चीज़ हो सकता है कंप्लेनेंट के कहने पे या परमिशन ऑफ द कोर्ट के द्वारा। तो ये कोई स्टेज बताता नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को एक वन ऑफ द फेमस केस लॉ लिखना है और वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। दामोदर, सुप्रीम कोर्ट का ही है, एपेक्स कोर्ट नहीं दिया है। एस प्रभु वर्सेस शायद बाबाला एच, 2010 का केस है, SCC 6663।
यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बताया है कि चेक बाउंस केस, सुप्रीम कोर्ट हैड इशूड गाइडलाइंस ऑन चेक बाउंस केस फॉर कंपाउंडिंग द ऑफेंस। तो जितने भी है ये पॉइंटर्स अगर आपको लिखना है और अगर आप चाहते हो कि ये हम इसके पर्टिकुलरली वीडियो बनाए तो प्लीज़ लेट मी नो। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत चीज़ जानने को मिल रहा है। चलिए आइए 2019 का करते हैं अब सॉल्व। एक्सप्लेन द लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन्स इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ द चेक इशूड बाय द कंपनी। वही सेक्शन 141 सब सेक्शन 1 आपको लिखना है, वो प्रोविजंस बताता है लाइबिलिटीज़ पर्सन्स के लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिसऑनर ऑफ अ चेक। और अगर कोई भी पर्सन कमिट कर रहा है ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 अगर कंपनी है, तो जितने भी पर्सन हैं जो भी थे जब ऑफेंस हो रहा था और उसके चार्ज में था, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा कंपनी के लिए, अपने कंडक्ट के लिए, वो जो भी कंडक्ट था उसका बिजनेस ऑफ द कंपनी और एज वेल एज द कंपनी, वो दोनों गिल्टी होंगे ऑफेंस के लिए और वो लाइबल है, प्रोसीड उसके खिलाफ हो सकता है और उन लोगों को पनिशमेंट भी मिल सकता है। ये मैं बहुत शॉर्ट में और बहुत जल्दी में बता रही हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पता ही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ, आईपीसी का मैंने पहले ही वीडियो बना चुका है, एमपीसीजे का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, शायद 3-4 साल का और बाकी है, तो आई विल डू इट। आई विल गिव यू द स्पेशल एंड मेन केस लॉज विच यू हैव टू राइट इन द मेन्स आंसर राइटिंग पेपर। मेन्स आंसर शीट में लिखना ही पड़ेगा और साथ ही साथ मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगी और बाकी ईयर पेपर भी सॉल्व करवाऊंगी। सो थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग।